हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो इनकी हम बात करेंगे, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है या इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी शक्ति, कार्य और वर्तमान में इनकी कैसी स्थिति है। तो हम बात करते हैं इनके गठन के बारे में। तो इसमें आपके केवल दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे। पहला अनुच्छेद होगा 74वां और अगला जो अनुच्छेद होगा वो 75वां होगा। इसके इर्द गिर्द इनकी सभी शक्तियाँ देखेंगे, इनकी सभी कार्यों को देखेंगे और इनकी कंडीशन को देखेंगे या स्थिति को देखेंगे। तो 74वें में क्या है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात की गई है। तो इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन यह विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में स्वयं से भी डिसीजन बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन कब होगी, ऐसी स्थिति कब होगी, जब लोकसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं की शक्ति से करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। और अनेक दल के नेता प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने अपने दाव पेश कर सकते हैं कि हमें बहुमत प्राप्त है। आज के समय में देखा जाता है कि किसी भी दल को यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता तो खरीद फरोख्त के द्वारा वह अपने बहुमत को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता के बारे में। तो संविधान के जो अनुच्छेद है उनमें यह बताया नहीं गया कि किस तरह की उनकी योग्यता होनी चाहिए। इसके सिवा कि प्रधानमंत्री के जो लिए योग्यता है वो क्या होगी कि संसद के सदस्य बनने के लिए वह योग्य हो। केवल यही योग्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी योग्यता है कि वह संसद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो। वह नियुक्ति से के समय संसद का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। उसके बाद ही वह अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल होता है बिना किसी रोक टोक के यदि अपना कार्यकाल चलाए तो 5 साल का होता है। लेकिन इनके खिलाफ यदि प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या विश्वास या खो दे लोकसभा से, तो इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है पूरे मंत्रिपरिषद को या मंत्रिमंडल को और प्रधानमंत्री को। कई बार जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यानी उनके प्रसाद पर्यंत यानी उनकी इच्छा तक रह सकता है। और उनकी इच्छा कई बार क्या होती है कि विश्वास रहने तक उनका प्रसाद इनके ऊपर पर्यंत रहता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इनकी जो कार्य है वो केवल इनके विश्वास तक रहता है कि क्या यह लोकसभा में विश्वास रह पाता है इनका या नहीं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य के बारे में। तो इनकी जो कार्य है उसमें हम कुछ डिवाइड करके चलते हैं। तो इनका जो पहला कार्य है वो है मंत्रिमंडल का नेता के रूप में। बिना प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये देखा जा सकता है कि इनके केंद्र में कौन है और इनके विर्त रूप में देखा जाए तो क्या होगा कि इनके केंद्र में है प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है इनका कौन, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में देखा जाए तो इनका आता है कौन, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आता है राज्य मंत्री और उसके बाद आता है उप मंत्री। इनके बाद क्या बनता है, इनका मंत्रिपरिषद बनता है। लेकिन यदि हम देखें कि इनका जो मंत्रिमंडल है वो कैसे बनता है तो इनके केवल 2 रूप में ही मंत्रिमंडल बनता है। इनके केंद्र में होता है पीएम और उसके बाद होता है इनका मंत्रिमंडल। केवल कुछ गिने चुने मंत्रियों के द्वारा ही इनका मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इसमें सही बताया गया है कि मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कौन है, प्रधानमंत्री है। इनका जो पहली शक्ति या कार्य है वो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करे यानी कि इनकी नियुक्ति के विषय में इनके पास शक्ति है या कार्य है। और अगला जो कार्य है प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग का वितरण करेंगे यानी कि यह बताएंगे कि इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाएगा और इनके विभागों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा 2014 में जिनके पास जो मंत्रालय थे और जो 2019 में थे उसमें बदलाव किया गया कई मंत्रालयों में। अगला जो कार्य या शक्ति है वो है मंत्री, जो प्रधानमंत्री है मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है और उनकी बैठक की अध्यक्षता यानी कि इनका अगला कार्य या शक्ति है इनकी अध्यक्षता यानी कि यह अध्यक्षता को करेंगे, इनकी यह शक्ति है। अगला जो इनकी शक्ति या कार्य है उसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से यह त्यागपत्र मांग सकते हैं।
तथा उप प्रधानमंत्री तक से यह उनका त्यागपत्र मांग सकते हैं। इनके पास यह पूर्ण शक्ति है कि वह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र मांग ले, किसी एक व्यक्ति से या एक सदस्य से या उप प्रधानमंत्री से, या उनका त्यागपत्र मांग सकते हैं। आगे बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में, तो है दल का नेता के रूप में। तो जो प्रधानमंत्री है वो अपने दल का नेता होता है और दल के संगठन को जारी रखने के लिए या दल की नीति का निर्धारण करने का जो कार्य है प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य होता है। आम चुनाव के समय ये अपने दल के उम्मीदवारों को विजय बनाने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। आज ये हम देख सकते हैं कि वर्तमान रूप से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अपनी जो पार्टी से समर्थन प्राप्त किया है, तो उनके लिए भी उनका कुछ दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वह उनके लिए भी कार्य करे, यानी कि वह उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। यदि आप देखो तो जो गुजरात में हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने कितना प्रचार किया था, उसी के बाद उनकी पार्टी वहाँ विजय प्राप्त कर सकी। आगे इनका जो कार्य है वो है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी के रूप में। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल के फैसले और जो राष्ट्रपति है उनके फैसले के बीच में समय समय से अवगत कराता रहता है। यानी कि जो इनका जो राष्ट्रपति का जो कार्य है या मंत्रिमंडल का जो कार्य है, इन्हें आपस में यह बताता रहता है कि इन्होंने क्या कार्य किया और इनके द्वारा जो फैसला लिया गया उनसे क्या प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री का अगला कार्य है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता के रूप में। तो प्रधानमंत्री सरकार के महत्वपूर्ण पदों की जो घोषणा होते वह करते हैं और समय समय पर जनता से अवगत होते रहते हैं, उनके कार्य के बारे में बताते रहते हैं कि जिस तरह राष्ट्र संबोधन, तो उसमें जनता के फैसले या जनता के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं कि किस तरह नोटबंदी हुई थी तो उसमें उन्होंने संबोधन किया था, किस तरह लॉकडाउन लगा था उसमें देश को संबोधित किया था कि किस तरह हमारी नीति रहेगी और किस तरह आपको उसमें योगदान करना है। तो समय समय पर वह प्रवक्ता के रूप में कार्य करते रहते हैं और देश को अवगत कराते रहते हैं अपने कार्यों के रूप में। तो अगला जो इनका कार्य है शक्ति है वो है नियुक्ति करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति के पास वास्तव में तो नियुक्ति का अधिकार है ही, लेकिन यह राष्ट्रपति को कैसे प्राप्त होता है, तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें यह नियुक्ति का जो प्रस्ताव पारित होता है या उन्हें यह प्राप्त कराने की शक्ति दी जाती है। और कुछ सम्मानजनक जो उपलब्धियां हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्मश्री आदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही प्रदान करते हैं। अगली जो इनकी शक्ति है या कार्य है वो है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के बारे में। तो इनकी जो शक्ति है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, तो वित्त मंत्री के शब्दों में देखा जाए तो यह उनके रूप में होता ही है, लेकिन यह स्वयं वित्त मंत्रालय से नहीं बनता, लेकिन यह प्रधानमंत्री के विचार विमर्श करने के बाद ही इस नीति का निर्माण होता है और यह प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन आज यदि देखो तो इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। का जो अगला कार्य शक्ति है वो है राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एक मुख्य सलाहकार होता है, उनकी अध्यक्षता जो जारी रखने के कार्य करता है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है, इसलिए शासन के प्रत्येक पहलू पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। इतना ही नहीं, यदि उपराष्ट्रपति को सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह प्रधानमंत्री से संपर्क करेंगे, तो उसके बाद ही उन्हें कुछ विशेष जो कार्य है उनके ऊपर उनका मत प्रस्तुत होगा कि इनके द्वारा किया गया कार्य कितना देश हित में था। अगला जो इनका कार्य है वो है लोकसभा का नेता के रूप में। शासन की जो नीति है से संबंधित अंतिम बयान प्रधानमंत्री का होगा। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उस नाते से प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता माना जाता है, यानी कि लोकसभा में वह नेता के रूप में कार्य करता है, अपने पार्टी के या अपने दल के जो नेता होता है उसके रूप में कार्य करता है। अगली जो इनकी शक्ति है वो है संकटकालीन शक्ति। तो मंत्रिपरिषद में लिखित परामर्श प्राप्त किए बिना राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद कौन कौन सी जो आपातकालीन अनुच्छेद है वो है 352, 356 और 360, इसके अंतर्गत संकटकालीन घोषणा नहीं कर सकता है, घोषित नहीं कर सकता है। कब करेगा, जब मंत्रिपरिषद का परामर्श, प्रधानमंत्री का परामर्श होगा तभी ये अपने कार्य को या अपनी शक्ति को प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और इसलिए जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की इच्छा की अनदेखी नहीं कर सकता है। अनदेखी करने से क्या होगा कि उनके द्वारा आपस में मतभेद होगा और जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसमें कुछ कमी आएगी, वह अपनी शक्ति को कम कर लेंगे।
तो इस नाते से यह उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अगली जो इनका कार्य है या शक्ति है वो है लोकसभा को भंग करने। इनके पास शक्ति है कि यह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे और वह लोकसभा को भंग कर देंगे। लोकसभा को भंग करने का यहाँ अर्थ है कि लोकसभा में उनकी उस दल की सरकार है जो सत्ता में थी वह गिर जाएगी और नई सरकार का गठन दोबारा होगा। अगला जो इनका शक्ति है, अगली शक्ति है प्रधानमंत्री की, तो है विदेश नीति। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं व समाधान में सहयोग प्रदान करते हैं। हमने देखा कि किस तरह देश या विदेश में जाकर या भ्रमण करके प्रधानमंत्री विदेश की नीतियों को और सजग बनाते हैं, उनके विकास के कार्य करते हैं और किस तरह देश या देखो कि वर्तमान में किस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया, किस तरह मुद्रा से संबंधित उन्होंने डिस्कस करा और किस तरह उन्होंने जो आतंकवाद है उससे संबंधित विश्व को समझाया कि यह किस तरह दूसरों देशों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह की नीतियों से क्या होगा, विदेश नीति का निर्माण होगा। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में। तो इनकी स्थिति कंडीशन के ऊपर आधारित होती है। यदि प्रधानमंत्री अपने दल का समर्थन प्राप्त न हो तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री कमजोर सिद्ध होंगे। इनकी जो स्थिति है वो कैसे देखी जाएगी, यदि अपने दल में उसके समर्थन कम है तो क्या होगा, उनकी शक्ति में ह्रास होगा या कमी आएगी। देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि समाज में कैसे उनका वहाँ की कंडीशन है, उनकी आर्थिक दशा कैसी है उस देश की और राजनीतिक परिस्थिति कैसी है उस देश की। तो उस आधार पर हम देख सकते हैं कि उस देश की कंडीशन कैसी है। आगे जो इनकी कंडीशन है वो कैसी देखी जाएगी, विरोधी दल की संसद में एवं प्रांतीय विधानसभा में स्थिति। यदि विरोधी दल मजबूत है तो सरकार कैसी होगी, वो भी मजबूत होगी। यानी कि अगर सरकार कमज़ोर है तो इसके पीछे विरोधी दल का भी कोई कमी है जिसकी वजह से वह कमज़ोर है। यदि विरोधी दल मजबूत होगा तो सरकार भी मजबूत होगी। और आगे बात करते हैं विरोधी दल द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया समर्थन तथा सहयोग। यह भी डिपेंड करता है कि उनके द्वारा जो नीति बनाई गई है क्या उनका वह हमेशा विरोध करते हैं या कुछ नीतियों का वह समर्थन भी करते हैं, उसके ऊपर भी देखा जाता है। आगे है मंत्रिमंडल में गुटबाजी का होना या न होना। यह देखा जाता है कि क्या वह उनके विचार या उनके दल के आपस में विचार मिलते हैं या नहीं। उसके आधार पर भी देखा जाता है कि क्या उनके विचार यदि मिलेंगे तो देश तरक्की करेगा और पार्टी भी तरक्की करेगी और कई बार वह दोबारा चुनी जाएगी। लेकिन उनकी जो गुटबाजी के कारण होगी, अगर गुटबाजी होगी तो क्या होगा, उनकी पार्टी में जो छवि है वो धूमिल होगी, कम होगी। इसके बाद वे अगली बार सरकार बनाने में असमर्थ होंगे। आगे कंडीशन देखी जाती है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के बारे में। तो किस तरह के संबंध होंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के, उसके आधार पर भी देखा जा सकता है कि उनकी जो कंडीशन है वो कैसी होगी। यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में तालमेल नहीं बन पाता है तो वह शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। और शक्ति का दुरुपयोग करेंगे किस तरह, उनकी शक्ति महाराज कर देंगे राष्ट्रपति की। अगली जो इनकी स्थिति है वो देखी जाएगी या राज्य सरकार से प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर भी हम देखेंगे कि उनकी कैसी कंडीशन है। क्या सभी राज्य सरकारें उनका समर्थन देती है, चाहे वहाँ विपक्षी सरकार हो या उनकी पक्ष की सरकार हो, उसके आधार पर भी इनकी सुविधा देखी जाएगी, इनकी कंडीशन देखी जाएगी। और अंत में है प्रधानमंत्री का अपने व्यक्तित्व, प्रशिक्षण और योग्यता के आधार पर। यदि उनका व्यक्तित्व ठोस व्यक्ति का है तो क्या होगा कि देश में उनकी छवि अच्छी बनेगी लेकिन एक कठोर व्यक्ति की बनेगी। उनकी देश में योग्यता देखी जाएगी तो योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री योग्य होंगे तो देश में योग्यता का एक नया प्रचलन उभर कर सामने आएगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करी प्रधानमंत्री के बारे में। तो हमने इसमें 2 आर्टिकल के बारे में पढ़ा, जो कि है पहला अनुच्छेद था 74वां और दूसरा अनुच्छेद था 75वां। 74वें में मंत्री परिषद का गठन हुआ था और 75वें में प्रधानमंत्री का निर्माण हुआ था। ये 2 अनुच्छेद है यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान में रखें कि यह 2 आर्टिकल के अलावा आप यदि और कुछ भी लिखोगे तो परीक्षा में आपका प्रभाव कम होगा। यदि यह अनुच्छेदों को भी उसमें मेंशन करोगे तो आपकी परीक्षा में जो आप सवाल का जवाब लिखोगे तो उसमें जो चेक करने वाला है उसका ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा और अधिक नंबर प्राप्त होंगे। तो आप यह देखें कि किस तरह आप उसमें उनका निर्माण करते हैं, तो उसके आधार पर भी
आप अपने परीक्षा में अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।